हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12th फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं वेव ऑप्टिक्स का 4th लेक्चर, और जिसमें हम बात करेंगे आज पहले तरंगों के कला संबंध तथा अकला संबद्ध योग के बारे में। इसके बाद हम व्यतिकरण के गणितीय रूप का विश्लेषण करेंगे, जो कि इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट सा हिस्सा है। तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखना होगा यदि आप टॉपिक को समझना चाहते हैं और इस इम्पोर्टेंट से टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है तरंगों का कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध योग। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत आसान सा टॉपिक है। सबसे पहले समझेंगे कला संबद्ध स्रोत। देखिए, इसे हम कला संबद्ध स्रोत को कोहेरेंट सोर्स कह सकते हैं। ठीक है, कोहेरेंट का मतलब होता है कला संबद्ध और कला असंबद्ध का मतलब क्या होता है, इनकोहेरेंट। ठीक है, इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं। तो कला संबद्ध स्रोत क्या होता है? ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों का कलांतर समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, उसे हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, इस बात को यहां पर लिख भी लेते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित होने वाली तरंगों का कलांतर यानी फेज जिसको कहते हैं, कलांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है, उसे कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। इसमें देखिए पैटर्न कैसे मिलता है। देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास ये सोर्स है, इस सोर्स से निकलने वाली जो तरंगे होंगी वो समान कला में इस तरह से जूम जूम करके आगे बढ़ेंगी। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से, इस तरह से। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी कहीं पर मिलेंगी नहीं। तो इस प्रकार के सोर्स को हम क्या कहते हैं, कला संबद्ध। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही कला में सभी चल रही हैं और कोई भी समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही सोर्स को हम क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए कि कौन सा ऐसा प्रकाश स्रोत होता है जो कला संबद्ध होता है, यानी जिनसे निकलने वाली प्रकाश किरणें या प्रकाश तरंगे समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा लेजर। एग्जाम्पल है हमारा क्या, लेजर। एग्जाम्पल अगर हम लें तो लेजर, आप जानते हैं लेजर से निकलने वाली जो तरंगे होती हैं वो उनकी कला में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है। और लेजर आप जानते हैं इस तरह से एक लाइट को इमिट करने वाला सोर्स होता है। यहाँ से निकलने वाली तरंगे बिल्कुल ऐसे सीधे आगे की ओर जाती हैं। ये हम जो किरण है इसको कह सकते हैं रे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो प्रकाश किरणें होती हैं वो बिल्कुल सीधे आगे निकलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कला संबद्ध स्रोत को पढ़ सकते हैं। और इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कला असंबद्ध स्रोत। कला असंबद्ध स्रोत।
ठीक है। कला असंबद्ध स्रोत का क्या मतलब होता है? यानी ऐसे प्रकाश स्रोत, बिल्कुल इसका उल्टा है, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित होने वाली प्रकाश तरंगे समय के साथ उनका कलांतर क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है, उन्हें कला असंबद्ध स्रोत कहते हैं। जैसे कि बल्ब होता है, ठीक है। तो यहां पर समझेंगे, ये इन बातों को लिख भी लेते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित प्रकाश तरंगे नहीं बल्कि तरंगों का कलांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, उसे या उन्हें कला असंबद्ध यानी इनकोहेरेंट सोर्स कहते हैं, स्रोत कहते ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर जब प्रकाश स्रोत होता है तो यहाँ से निकलने वाली जो प्रकाश तरंगे होती हैं, तो कुछ तरंगे इस तरह से जाएंगी, ठीक है, कुछ तरंगे तो यहाँ से निकलने वाली ऐसी भी जाएंगी, ठीक है, और कुछ तरंगे ऐसी भी जा सकती हैं, या कुछ तरंगे हम इस तरह से भी ऐसे कर सकते हैं। मतलब वो जगह जगह पर क्या करती हैं? ओवरलैप करती हैं, मिलती रहती हैं। तो ऐसे स्रोत को हम क्या कहते हैं? कला असंबद्ध स्रोत। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, जैसे बल्ब। क्या होगा? एग्जाम्पल है हमारा बल्ब, ठीक है। बल्ब से जब प्रकाश किरणें निकलती हैं तो वो क्या होती हैं? चारों तरफ इमिट करती हैं, चारों तरफ निकलती हैं। तो ऐसे स्रोत को हम क्या कहते हैं? कला असंबद्ध स्रोत। इसमें क्या होता है कि जगह जगह पर प्रकाश तरंगें मिलती हैं, तो वहां पर हर जगह पर चमक ही होती है, कहीं पर भी अंधकार नहीं होता है। और लेकिन यहाँ पर जैसे लेजर से निकलने वाली जो प्रकाश तरंगें या किरणें होती हैं, वो बिल्कुल सीधे जाती हैं, उनके कालांतर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है और बहुत ही आसान सा है। तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इसे आप नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे। इसमें प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। देखिए, इससे पहले अभी अभी हमने पढ़ा कि कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध स्रोत। तो इसमें से यदि किसी माध्यम में कला संबद्ध स्रोत है, यानी दो कला संबद्ध स्रोत हैं, और वहां से निकलने वाली यदि प्रकाश तरंगें आपस में मिल रही हैं, तो उनका परिणामी विस्थापन क्या होगा और वहां से तरंग की परिणामी तीव्रता क्या होगी, इन सब का हम डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले आपको यहां पर लिखना होगा कि माना दो कला संबद्ध तरंगे तरंगों की आवृत्ति समान है तथा आयाम क्रमशः A1 व A2 हैं। A1 A2 का मतलब है, जैसे आयाम को इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहा जाता है, तो A1 A2 है, तथा कलांतर फाई है।
कलांतर फाई है किसी माध्यम में संचरित होती हैं तब जैसे दो तरंगे हैं और किसी मीडियम में चल रही हैं तो क्या होगा, पहली तरंग का तब पहली तरंग का विस्थापन समीकरण। तो देखिए विस्थापन समीकरण आपको पता होना चाहिए तरंगों का। इससे पहले 11वीं क्लास में आप लोगों को तरंगों के विस्थापन के समीकरण के बारे में बताया गया होगा। यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि y पहला है इसलिए y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर y क्या है, विस्थापन है, a क्या है, आयाम है यानी एम्पलीट्यूड, और जो ये ओमेगा टी है ये क्या है, कलांतर है। तो ये हुआ पहली तरंग का विस्थापन समीकरण। इसे हम कह सकते हैं, हाँ बस ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे तथा दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण। तो दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण हमारा हो जाएगा y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस हो जाएगा फाई। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले ओमेगा टी था, अब कलांतर फाई क्या है, तो फाई ओमेगा टी में क्या होगा, फाई जुड़ जाएगा। यदि इन दोनों का हम अंतर निकालें तो फाई ही आएगा। अब इसमें से घटाई ये कट जाएगा तो फाई आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर जहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है, और 2 पाई एन को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई अपॉन टी होता है। ठीक है, ये एन क्या है, आवृत्ति है, एन आवृत्ति है, एन आवृत्ति, एन बराबर आवृत्ति है, और टी बराबर क्या है, आवर्त काल है, आवर्त काल। तो ये चीज़ तो आपको वैसे भी समझ में पहले से भी आ रहा होगा, आप इसे जानते भी होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। जब आप जानते हैं व्यतिकरण की घटना घटित होती है तो वहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया जाता है, और अध्यारोपण के सिद्धांत से हम समझते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। यहाँ पर लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से हम जानते हैं कि परिणामी विस्थापन y बराबर होता है y1 प्लस y2। अब अगर y1 प्लस y1 और y2 की वैल्यू यहाँ पर रखें तो देखिए y1 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर a1 साइन ओमेगा टी, और प्लस हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस जगह पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि हमें पता है, यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप, चूंकि हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a इंटू कॉस बी, प्लस होता है कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। देखिए जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उन्हें तो इन सब बातों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जो बायो के स्टूडेंट हैं उन्हें इस बात को समझने में थोड़ी सी समस्या होती है, इसलिए हम फॉर्मूले को लिखकर उसे यूज करना बता रहे हैं। तो यहाँ पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं, इसे हम a कंसीडर करें और इसे b माने, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो y बराबर, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि यहाँ कोई फार्मूला नहीं लगेगा, a1 साइन ओमेगा टी, और प्लस यहाँ पर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें और a2 का सब में गुणा भी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन a की जगह पे ओमेगा टी इंटू होगा कॉस फाई, और प्लस हो जाएगा हमारा कॉस ओमेगा टी, और इंटू हो जाएगा साइन फाई।
अब देखिए ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर A2 बाहर है तो A2 का क्या होगा, दोनों पदों में गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के पद में साइन ओमेगा टी कॉमन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि y बराबर, यहाँ पर साइन ओमेगा टी को कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या, साइन ओमेगा टी बाहर हुआ तो यहाँ पर बचा A1 प्लस इस जगह पर क्या बचेगा A2 और साथ में क्या बच गया cos फाई, प्लस यहाँ पर है हमारा A2 cos ओमेगा टी और इनटू हो जाएगा साइन फाई। अब हम यहाँ पर कुछ इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं क्योंकि हमें परिणामी विस्थापन निकालना है, तो परिणामी विस्थापन का जो समीकरण है वह भी विस्थापन समीकरण y बराबर a साइन ओमेगा टी के फॉर्मेट में ही आएगा, है ना। यहाँ देखिए साइन ओमेगा टी है और यहाँ एम्पलीट्यूड है, तो हम यहाँ पर भी ऐसा ही रूप बनाएंगे जो कि परिणामी विस्थापन के लिए समीकरण हो, जहाँ पर y बराबर a मतलब आयाम हो, उसके बाद साइन साथ में कलांतर होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्मेट को बनाने के लिए आप ध्यान रखें, यह तो हमें इसे a मान लेना होगा, अगर ये साइन a है तो यहाँ पर हमें cos b रखना चाहिए, यानी इस चीज को हम क्या मान सकते हैं, cos के पद में कुछ मान लें। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि माना, इसे आप कोई समीकरण नाम दे दीजिए, इसका नाम 1 रख दीजिए। ठीक है, माना a1 प्लस a2 cos फाई बराबर हो जाएगा हमारा a, और यहां पर हम मानते हैं cos थीटा। ठीक है, अगर ये आपका साइन a और ये cos b हो गया, देखिए a इसलिए लिख रहे हैं एम्पलीट्यूड मानने के लिए। ठीक है, और इसमें आपका जैसे साइन a है ये पद, तो यह भी क्या है, इसमें a पद है, इसलिए हम a2 और साइन फाई को क्या मान सकते हैं, तो हम यहाँ a2 साइन फाई को यहाँ पर मान सकते हैं a और इसे मान सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, थीटा क्यों, क्योंकि इसमें भी कोण सेम रहना चाहिए। ठीक है, ए वाला पद तो बराबर है। अब इन मानों को इस समीकरण में रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं और इसका नाम 3 रखेंगे। ठीक है, इस सब का मान रख देते हैं, समीकरण 2 और 3। अब अगर इन सब का मान इसमें भरेंगे तो ये हमारा आ जाएगा y बराबर साइन ओमेगा टी, और इस जगह पर a cos थीटा आ जाएगा, तो a को बाहर कर लें तो यहां पर बन जाएगा a, और यह चीज हाँ cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा cos थीटा, और उसके बाद यहां पर है हमारा प्लस, यहां पर आ जाएगा cos ओमेगा टी और इनटू a2 और साइन फाई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहां पर देखिए एक यहां पर लिख लेंगे और यहां हो जाएगा साथ में साइन थीटा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में उम्मीद है आ गई होगी। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ नहीं करना, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, शुरू करें। देखिए इतनी बातें तो आप लोगों को पता चल गई होंगी, अब इसे हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसमें से दोनों पद से a कॉमन हो सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा y, a कॉमन कर लिया तो यहां पर बचेगा हमारा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी और इंटू हो जाएगा हमारा साइन थीटा। अब देखिए फिर से यही वाला सूत्र हम अप्लाई कर लें, देखिए साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, इसी फॉर्मूले को यूज करें तो उधर से इधर वाला आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं इसे y बराबर a, ये हो जाएगा साइन a प्लस b का फॉर्मूला, a की जगह पे है हमारा ओमेगा टी और प्लस b की जगह पे है थीटा, तो यह हमारा क्या आ जाएगा, परिणामी विस्थापन का समीकरण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिणामी विस्थापन का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो जहां ये लिख सकते हैं, जहां a तरंगों का
परिणामी आयाम है। क्या है? परिणामी आयाम है। ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए हमारे जो सवाल में होगा वो तो दोनों तरंगों का अलग अलग आयाम दिया होगा और कलांतर होगा। यानी हमारे क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? A1 A2 होना चाहिए और फाई होना चाहिए। तो ये कैपिटल A और जो थीटा है इसकी वैल्यू हम को फाइंड करनी होगी अलग से, क्योंकि ये चीज मानी गई है ना। तो इन चीजों को हम क्या करेंगे? अलग से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? जहां पर आपने माना है वहीं पर इसको सॉल्व कर लिए, वहीं से इसका ए और थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। यहां पर लिखिएगा ए के मान के लिए समीकरण 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो देखिए इस साइड में वर्ग हो जाएगा बाएं पक्ष का, तो यहां पर हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 कॉस फाई और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर हो जाएगा A2 और साइन फाई, तो यहां पर हो जाएगा A2 स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर फाई, बराबर हम बाएं पक्ष में भी कर सकते हैं। तो इधर हमारा हो जाएगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इतनी बातें आपको समझ लेनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? यहां पर फॉर्मूला लगाते हैं। इस पद को A मान लें, इसको B मान लें। जो बायो के स्टूडेंट हैं उनको आपको पता होगा कि हम जानते हैं कि A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। A प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखें, चूंकि A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, इस फार्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? A स्क्वायर मतलब A1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब हो जाएगा A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और प्लस 2 A की जगह पे आ जाएगा A1 और B की जगह पे A2 कॉस फाई आ जाएगा। ठीक है, और साथ में प्लस करके ये चीज भी लिख लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो इस पद में हुआ, बराबर के इस साइड हमारा क्या होगा? देखिए A स्क्वायर कॉमन कर लें, यहाँ पर बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थीटा है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला और लिखेंगे इससे पहले कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, हमें एडजस्ट कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लिख सकते हैं A1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा A2 स्क्वायर। अब आप देखिए इस पद को और इस पद को अगर एक साथ करें तो A2 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये आ जाएगा। और थोड़ा सा ये हौच पौच हो जा रहा है यार, है ना, इसको थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता अब नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर ये लिखते हैं इसको एडजस्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, जगह थोड़ी सी है। हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे A1 स्क्वायर प्लस यहाँ A2 स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर बचा क्या? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। जब आप इस पद को इसके साथ करेंगे, ठीक है, और प्लस हमारा बचेगा 2A1 A2 कॉस फाई और ये बराबर हो जाएगा हमारा A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर अब आप त्रिकोणमिति का एक सूत्र जानते होंगे
कि हम जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, इस फॉर्मूले को अगर यूज करें तो यहां पर भी 1 हो जाएगा और यहां पर भी 1 हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखिए ये 1 हो जाएगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा, हम इस साइड में लिख ले रहे हैं, बराबर यहां देखिए क्या बचेगा, A1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा A2 स्क्वायर, क्योंकि यहां पर 1 हो चुका है। अब यहां पर क्या बचेगा, प्लस 2A1 A2 और ये हमारा हो जाएगा cos फाई। अगर हम a की वैल्यू निकालना चाहें तो वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। यह हमारा हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा cos फाई। यह तो हमारा एक समीकरण बन जाएगा। इससे पहले हमने 3 समीकरण बनाए हैं, तो इस भैया का नाम रखते हैं 4। ठीक है, तो इस तरह से a की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अब थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इससे पहले हमने जो 2 समीकरण बनाए हैं उनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समीकरण 3 नीचे था यानी साइन की वैल्यू थी ना, 3 में 2 से भाग देने पर जब आप भाग देंगे तो देखिए समीकरण 3 क्या था आपका, था a साइन थीटा बराबर था A2 साइन फाई, यह था ना। और जब आप भाग देंगे दूसरे समीकरण का तो इसमें आ जाएगा a cos थीटा और बटे यहां पर हो जाएगा A1 प्लस A2, यह हमारा आ जाएगा cos फाई। अब देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन बटा कॉस बराबर हम जानते हैं tan थीटा होता है और ये बराबर हमारा आ जाएगा A2 साइन फाई और अपॉन में आ जाएगा A1 प्लस A2 cos फाई। ठीक है, हमें थीटा चाहिए तो थीटा को यहाँ पर रखें और tan को इधर ट्रांसफर कर दें तो हमारा ये हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पर आ जाएगा A2 साइन फाई और अपॉन में A1 प्लस A2 और ये हमारा आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम थीटा की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका भी कोई नाम रख दीजिए 5, ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 5। तो इस तरह से a और थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम परिणामी विस्थापन y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस थीटा का भी वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमारे परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसी में एक और टॉपिक करते हैं जिसे परिणामी तरंग की तीव्रता कहते हैं। और उस तीव्रता के फॉर्मूले से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल आए हैं, तो उसको आप बहुत अच्छे से सीखेंगे ताकि अगर इस साल भी उसका रिकमेंडेशन हो तो आप उसे अच्छे से कर सकें। तो लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट। अब हम इसी में थोड़ा सा आगे देखेंगे कि परिणामी तरंग की तीव्रता, ये टॉपिक करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी का एक है जो परिणामी विस्थापन निकाले हैं उसी का हम क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो एक शर्त होता है कि किसी तरंग की तीव्रता को अंग्रेजी में इंटेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होती है, किसी तरंग की जो इंटेंसिटी होती है उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। याद रखें, इंटेंसिटी आई अनुक्रमानुपाती होता है उसके आयाम के वर्ग के। तो अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट ले आते हैं, बराबर लाएंगे। यहां कांस्टेंट हमने लिया है k और ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर। अब आप देखिए कि समीकरण 4 में
a बराबर इतना है, इससे ठीक ऊपर आप देखेंगे a स्क्वायर बराबर इतना लिखा हुआ है, तो हम a स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा i बराबर k, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये हमारा आ जाएगा cos फाई। इसको लिख दीजिएगा यहाँ पर। ये सब कहाँ से किए हैं? समीकरण 4 से, है ना। समीकरण 4 की मदद से ऐसा हमने लिखा है, ठीक है। अब k का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो i बराबर हमारा आ जाएगा कि k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर k हो जाएगा 2k a1 a2, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये cos फाई, ठीक है। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब हम ये चाहेंगे कि इस पद को थोड़ा सा ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं i बराबर, इसको कुछ डिस्टर्ब मत करिए, कि a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस, हम यहाँ पर ये चीज़ लिख रहे हैं 2, और यहाँ पर इसकी जगह पर अंडर रूट के a1 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट के a2 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा cos फाई। ऐसा हमने कैसे किया है इस बात को समझिए। देखिए k और k 2 बार है और रूट में है, जब हम गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा k, और a1 का स्क्वायर है, ये भी करड़ी से बाहर आ जाएगा, और यहाँ भी a2 स्क्वायर है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो हम इसी पद को ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा हम इसे और ब्रेक करके समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसे हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है, के a1 और a, यहां पर देखिए के a1 और लिखा है a2। हम k को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट k का स्क्वायर लिख सकते हैं, और साथ में a1 को क्या लिख सकते हैं? a1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा। और a2 को भी मैं कैसे लिख सकता हूं? a2 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब आप देखिए कि अगर इसका वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, के हो जाएगा, a1 अंदर है, वर्ग है, तो बाहर ये आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। मतलब इस पद को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जब इस k1 के स्क्वायर को 2 बार वर्ग है, दोनों के साथ कर दें, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? एक बार इसके साथ करूंगा तो ये आ जाएगा k a1 स्क्वायर, है ना, रूट में, क्योंकि रूट का रूट में गुणा हो रहा है तो सेम आ जाएगा। और यहाँ पर k a2 स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा? अंडर रूट में। तो मतलब इस पद को मैं इतना लिख सकता हूं, ठीक है। ये तो केवल आपको समझने के लिए है, इसे नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब यह इसके बाद शुरू करते हैं। अब हमने देखा है कि i बराबर के a स्क्वायर है। अगर मैं यहां पर ये लिख दूं, माना i1 बराबर, देखिए यहां पर के a1 स्क्वायर है, 1 2 करके है, तो नंबरिंग हम यहां पर भी कर लेते हैं। i1 बराबर हो जाएगा हमारा के a1 स्क्वायर, और i2 बराबर हो जाएगा हमारा के a2 स्क्वायर, ठीक है। और इन पदों को क्या करते हैं, इस इक्वेशन में अगर रख दें तो हमारा आ जाएगा i बराबर इसकी जगह पे हो जाएगा i1, और ये हो जाएगा हमारा i2 प्लस 2, और ये अंडर रूट में है तो हम यहां पर लिखेंगे अंडर रूट i1 और अंडर रूट i2, या आप चाहें तो एक साथ भी लिख सकते हैं दोनों को, अंडर रूट i1 i2, या अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा cos फाई। तो इस तरह से हम किसी परिणामी तरंग की तीव्रता को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस समीकरण की मदद से। तो उम्मीद है दोस्तों सभी को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हमने इसे बहुत ही स्लो तरीके से और एक एक टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें,
हम आपके डाउट्स को ज़रूर क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ हम आज के अपने इस क्लास को क्लोज करते हैं। आज हम ऑनलाइन क्लास जो चला रहे थे उसमें कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होने की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए हम ये ऑफलाइन वीडियो आज दे रहे हैं। कोशिश करेंगे कि कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आगे से ना हो ताकि लाइव सेशन चल सके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।